हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको आपको पढ़ना है और आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहाँ तक हम लास्ट टॉपिक में आए थे? इसके प्रीवियस टॉपिक में हम आए थे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ माइंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने पिछला क्लास जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ माइंड। तो आज हमें वही आगे पढ़ना है कि बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ओके, तो कैसे मेजर्ड होगा और एलिफेटिक अमाइन में कौन सा अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होगा या कौन सा अमाइन वीक बेस होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने ये तो बता दिया था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन जो होती है ये एक्चुअली हम केबी या पीकेबी वैल्यू से मेजर करते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, केबी की वैल्यू ज़्यादा और पीकेबी की वैल्यू जो है ये कम होती है। ठीक है, और वीक बेस में केबी की वैल्यू कम और पीकेबी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके पहले क्लास में लिया था। अब आज के क्लास में अपन क्या पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक अमाइन मतलब उसमें हमने क्या देखा था, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ओके, तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो अमाइन बेसिक नेचर में है, ठीक है, बेसिक है, ये एक्चुअली एक्सप्लेन सबसे जो थे दो थ्योरी हमने देखा था, एक था ल्यूइस थ्योरी और दूसरा था लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हमने देखा था कि अमाइन अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशंस बनेगा वो बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद में क्या दिखाई देता है कि नाइट्रोजन्स के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं उस वजह से वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या था कि दैट स्पेसिस विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है, इज अ बेस। तो इस तरीके से अमाइन तो बेस हुआ। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो हमने देखा कि एक्चुअली वैल्यू केबी या पीकेबी की वैल्यू डिसाइड करके देगी कि वो अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। ठीक है, तो अगर हम पीकेबी की वैल्यू का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, ठीक है, तो पीकेबी वैल्यू का अगर ऑर्डर देखते हैं तो यहां पर क्या दिखाई देता है कि अमोनिया, ठीक है, दैट इज NH3 अमोनिया, और इस अमोनिया की डेरिवेटिव से आगे क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। तो अमोनिया का पीकेबी वैल्यू जो है, अमोनिया क्या है, वीक बेस है। अब जब वीक बेस है तो इसका मतलब पीकेबी की वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, केबी की ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो पीकेबी वैल्यू ऑफ दिस अमोनिया इज हायर देन प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का यहाँ पर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अमोनिया का यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव, और इससे एक हाइड्रोजन से अगर अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो हमें यहाँ पर मिलता है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस के बाद फिर से अगर डेरिवेटिव होती है तो यहाँ पर मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। ओके, और इसका डेरिवेटिव होने के बाद क्या मिलेगा, टर्शरी अमाइन, दैट इज R3N। लेकिन ऑर्डर पीकेबी वैल्यू की क्या है, अगर एक्सपेरिमेंटली इसका डेटा अगर कलेक्ट करते हैं पीकेबी वैल्यू का, तो ये दिखाई देता है कि अमोनिया में पीकेबी की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा है सेकेंडरी अमाइन से, लेकिन सेकेंडरी अमाइन की पीकेबी वैल्यू कम है, किससे, टर्शरी अमाइन से। ठीक है, अब इसकी पीकेबी की वैल्यू कम है यानी केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और केबी की वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेकेंडरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंटली जो पीकेबी वैल्यूज का डेटा मिलता है उससे ये ऑर्डर समझ में आता है। अब यहाँ से अगर बेसिक स्ट्रेंथ समझे हम, ठीक है, इसका अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, अमोनिया का पीकेबी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये कम बेसिक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस तरीके से मिलेगा, अमोनिया लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन
सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन से प्राइमरी अमाइन क्या होगा, लेस बेसिक होगा, और सेकेंडरी अमाइन जो है ये मोर बेसिक होगा देन टर्शरी अमाइन। समझ में आ रहा है, क्योंकि टर्शरी अमाइन का पीकेबी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा है किससे, सेकेंडरी अमाइन से, तो ये कम बेसिक होगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सेकेंडरी अमाइन जो दिख रहा है आपको ये प्राइमरी अमाइन से भी स्ट्रांग है और टर्शरी अमाइन से भी स्ट्रांग बेस है, ठीक है। तो इस डेटा से क्या समझ में आता है कि फ्रॉम दिस ऑर्डर एंड फ्रॉम द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, इट इज क्लियर दैट द सेकेंडरी अमाइन, ओके, R2NH, दिस सेकेंडरी अमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन प्राइमरी। प्राइमरी और अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, ठीक है, समझ में आ रहा है। साथ में स्ट्रॉन्ग बेस किससे है, ये टर्शरी अमाइन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। यहां से कंक्लूजन क्या मिला कि सेकेंडरी अमाइन जो है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है देन प्राइमरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, अमोनिया से भी, ओके, समझ में आ रहा है। तो फिर अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्यों है, अगर कोई अमाइन वीक बेस है तो क्यों है। एक तो पीकेबी वैल्यू से तो डिसाइड होता ही है, ठीक है। दूसरा ये है कि लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर हमने देखा था कि अमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा उस कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन क्या होगा ये डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अमाइन की बात करेंगे जिसमें नाइट्रोजन, इसके साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, ठीक है। इसको जैसे ही वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है और इस इक्विलिब्रियम में क्या दिखाई देता है कि वाटर से जो प्रोटॉन है H+ वो नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर प्रोटोनेटेड अमाइन मिलता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होंगे, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोटोनेटेड अमाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अमाइन। अमाइन ने क्या किया, यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और प्रोटोनेटेड अमाइन मिलेगा, साथ में प्लस यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन, ओके, समझ में आ रहा है। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है इसका स्टेबलाइजेशन ही एक्चुअली उस अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होगा, जितना ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होता है मतलब इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड दैट्स व्हाई दिस अमाइन इज मोर बेसिक, ठीक है। तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि अमाइन क्या है, मोर बेसिक, इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, यानी इसका स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। अगर इसका स्टेबलाइजेशन कम हुआ तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, उस वक्त वो वीक बेस होगा, ठीक है, अमाइन जो है वो वीक बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक्चुअली एक्सप्लेन कौन करेगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर क्या देखेंगे, स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब कौन डिसाइड करेगा इसके स्टेबलाइजेशन, कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज एक्सप्लेन, ठीक है, बाय 2 फैक्टर्स, वन इज द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ओके, ये एक स्टेबलाइजेशन एक्सप्लेन करेगा कॉन्जुगेट एसिड का, और दूसरा है सॉल्वेशन, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशंस भी स्टेबलाइजेशन शो करेगा कॉन्जुगेट एसिड का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले जो हमने यहाँ पर ऑर्डर देखा उस ऑर्डर में क्या दिखाई दे रहा है कि टर्शरी अमाइन जो है ये लेस बेसिक होता है दैन सेकेंडरी। तो हो सकता है कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कुछ बात पूरी तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाया, इसीलिए हमें दूसरे फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ा और वो होगा सॉल्वेशन। तो 2 फैक्टर्स होंगे जो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज किस तरीके से हो रहा है ये एक्सप्लेन करेंगे, एक होगा प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होगा सॉल्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली कौन शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो प्लस आई इफेक्ट है
ये एक्चुअली कौन शो करता है, शोन बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन्स पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जब वो प्रोटोनेटेड होता है, जब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये ग्रुप। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये नाइट्रोजन्स के पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम होते जाएगा उतना ही हम बोलेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, और स्टेबलाइज हुआ तो बेसिसिटी अच्छी रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक प्लस आई इफेक्ट में होगा कि वो एक्चुअली कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अगर अमाइन की बात करते हैं तो अमाइन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन हो सकता है, अल्किल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके अब दूसरा है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन यानी क्या होगा कि यहां पर जैसे ही हम अमाइन को, एलिफेटिक अमाइन की बात कर रहे हैं ना, जैसे ही एलिफेटिक अमाइंस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होता है और वही वाटर मॉलिक्यूल्स उस अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करता है। अब कैसे स्टेबलाइज करेगा, वाटर के साथ जब वो डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर क्या करेगा, इस प्रोटोनेटेड अमाइंस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब सॉल्वेशन जो होगा तो इसमें हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन्स नाइट्रोजन्स के पास कितने हैं। ठीक है, जितने उस नाइट्रोजन्स के पास हाइड्रोजन्स अवेलेबल होंगे उतना वो वाटर में इजीली डिसॉल्व होगा, या वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट मोर होगा और कॉन्जुगेट एसिड जो है स्टेबलाइज होगा। समझ में आ रहा है। तो दो चीजों को तरफ ध्यान देना है, एक प्लस आई इफेक्ट और एक है सॉल्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा किस तरीके से। यहां पर जो हमने ये तो हमने जनरल लिखा, यहां पर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन्स के साथ 3 हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोटोनेटेड अमोनिया की बात करते हैं तो प्रोटोनेटेड अमोनिया में क्या होगा, सोचो कि अगर यहां पर NH3 होता, ओके, और इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर से प्रोटोनेशंस तो होता किसका, अमोनिया के, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो यहां से आपको प्रोटोनेटेड अमोनिया मिलता जिसमें नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच होता और नाइट्रोजन पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अमोनिया। ओके, ये भी एक तरीके से कॉन्जुगेट एसिड हुआ। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लेते हैं, ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहाँ पर होगा प्राइमरी अमाइन, दैट इज RNH2। ठीक है, लेकिन जैसे इसको हम फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जहाँ पर आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया की जगह हमने क्या लिया, नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ 2 हाइड्रोजन एंड 1 अल्किल। इसका प्रोटोनेशन होने के बाद आपको मिलेगा RNH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, प्रोटोनेटेड होगा, और यहाँ पर होगा RNH3, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंडरी अमाइन की बात करते तो फिर 2 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं नाइट्रोजन्स को। ठीक है, इसको भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता, और इसमें भी आपको प्रोटोनेटेड अमाइन यानी कॉन्जुगेट एसिड किस तरीके से मिलता, R2NH, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड होने की वजह से यहाँ पर होता RNH2, और इस वक्त नाइट्रोजन पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता, अगर 3 अल्किल ग्रुप यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच होते जिसको हम टर्शियरी अमाइन कहेंगे। ठीक है, और इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और इस केस में यहाँ पर प्रोटोनेटेड अमाइन, ओके, किस तरीके से मिलेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगा और ये नाइट्रोजन पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, इनका स्टेबलाइजेशन कैसे होगा और वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट या सॉल्वेशन। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखेंगे। अब प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली कौन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो देखो सबसे पहले प्रोटोनेटेड अमोनिया की बात करते हैं, क्या इसमें अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ अल्किल ग्रुप ही नहीं है। तो अल्किल ग्रुप ना होने की वजह से जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो अमोनिया में सबसे कम होगा, अमोनिया प्रोटोनेटेड अमाइन में बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें तो अल्किल ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप प्रोटोनेटेड अमाइन में देखते हैं तो यहाँ पर नो अल्किल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर अल्किल ग्रुप ही नहीं है। ओके, अगर प्राइमरी अमाइन से प्रोटोनेटेड अमाइन बनाते तो इसमें डेफिनेटली कितना अल्किल ग्रुप दिखा रहा है, 1 अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, एक अल्किल ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी अमाइन में अगर उसको प्रोटोनेटेड करके देखते तो यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोनेटेड टर्शियरी अमाइन में।
क्या दिख रहा है यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इससे सोचो क्या होता होगा, इसमें तो अल्किल ग्रुप ही नहीं है, तो प्रोटोनेटेड अमाइन में या अमोनियम में नाइट्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है, अल्किल तो है ही नहीं। जो अब अल्किल नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो होगा ही नहीं, और इससे इसका स्टेबिलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो प्लस आई इफेक्ट से, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, लेस स्टेबिलाइज होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी लेस स्टेबिलाइज देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेस स्टेबिलाइज देन टर्शियरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, मैंने इसके पहले एक बात कही थी, उसको फिर से रिकॉल करता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ हमें सॉल्वेशन इफेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दिमाग में एक सवाल भी होगा कि भाई जब अल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं यहाँ पर तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, और इस वजह से अगर देखा जाए तो फिर टर्शियरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर जो था उस ऑर्डर में टर्शियरी अमाइन ये लेस बेसिक था देन सेकेंडरी अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये सॉल्वेशंस के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल प्लस आई इफेक्ट की तरफ चलते। प्लस आई इफेक्ट से अगर देखा जाए तो क्या होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, अगर इसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ठीक है, अगर यहां से हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर निकालते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या मिलता है एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? डेफिनेटली इसमें जब 3 अल्किल ग्रुप है प्रोटोनेटेड टर्शियरी अमाइन में, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, टर्शियरी अमाइन ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन प्रोटोनेटेड अमोनिया। दैट इज ऑर्डर किस तरह से आता, अमोनिया ये लेस बेसिक होता देन प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन लेस बेसिक होता देन सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइन लेस बेसिक होता टर्शरी अमाइन से, लेकिन एक्चुअली यहां पर, ठीक है, यहां पर सेकेंडरी अमाइन जो है, ओके, ये सेकेंडरी अमाइन जो है, ये सेकेंडरी अमाइन लेस बेसिक नहीं होता है, टर्शियरी अमाइन से मोर बेसिक होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्लस आई इफेक्ट सेकेंडरी अमाइन क्या होना चाहिए, लेस बेसिक होना चाहिए। तो ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर हुआ कि सेकेंडरी अमाइन जो है ये टर्शियरी अमाइन से लेस बेसिक होना चाहिए। बट ऑब्जर्व्ड ऑर्डर जो है, ठीक है, ये जो है ये तो एक्सपेक्टेड हो गया भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो है ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो गया, लेकिन ऑब्जर्व्ड ऑर्डर अगर देखते हैं तो क्या शो होता है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या मिलता है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर में यहां आपको चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी तो एज इट इज है कि अमोनिया लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। ओके, लेकिन सेकेंडरी अमाइन क्या है, मोर बेसिक है देन टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन ये मोर बेसिक होता है। तो फिर भाई यहां पर सोचना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए था प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये जो हम शो कर रहे हैं, ये जो हमने बातें शो किया, ये क्या है, एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट है। ओके, ये जो हमने डिस्कस किया प्लस आई इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ये प्लस आई इफेक्ट में अल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होगा, उतना वहां पर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होगा और अमाइन ये मोर बेसिक होगा। फिर हमने सभी कॉन्जुगेट एसिड में देखा अल्किल कहाँ है और कितने हैं। इससे टर्शियरी अमाइन में अल्किल ग्रुप ज़्यादा दिखाई देता है, तो भाई ऐसा होना चाहिए था कि टर्शियरी अमाइन ये सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। टर्शियरी अमाइन ये सेकेंडरी अमाइन से कम बेसिक है, तो फिर अब इससे काम नहीं चल सकता। ओके, यानी प्लस आई इफेक्ट हमें पूरी तरीके से आइडिया नहीं दे रहा। प्लस आई इफेक्ट को हम अमोनिया, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन तक तो सोच सकते हैं, बट टर्शियरी अमाइन के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वहां पर नेक्स्ट फैक्टर के बारे में सोचने की जरूरत है, और वो नेक्स्ट फैक्टर जो है, जो इन्फ्लुएंस, जिसका इफेक्ट होगा एक्चुअली स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड पर, और वो क्या है, सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन से समझ में आएगा कि इसमें टर्शियरी अमाइन जो है ये लेस बेसिक होता है देन सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ रहा है? ओके, तो भाई ये किस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट हम सॉल्वेशंस के बारे में देखते हैं। ओके, तो क्या होगा यहां पर, सॉल्वेशंस का इफेक्ट क्या होगा, देखो सॉल्वेशन में क्या होगा, ये एक्चुअली इफेक्ट किससे शो होगा। मैंने कहा कि अगर हम अमाइन को
अगर वाटर में ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वाटर अमाइन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबलाइज होता है। सॉल्वेशन में क्या होता है, ठीक है, सॉल्वेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन होता है, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय वाटर, ठीक है, सॉल्वेशन यानी क्या होता है यहाँ पर, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए अमाइन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन भी तो होनी चाहिए। ओके, तो क्या होगा, फिर से देखते हैं कि अगर हम अमोनिया की बात करते हैं और इसको प्रोटोनेटेड किया तो NH4 हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनेटेड, चलो प्रोटोनेटेड ले लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम अमोनिया का प्रोटोनेशंस करते तो वहाँ पर हमें कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, तो वो होगा NH4, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमाइन क्या होगा यहाँ पर, RNH3, सेकेंडरी अमाइन में प्रोटोनेटेड क्या होगा, R2NH2, ठीक है, और टर्शरी अमाइन में क्या होना चाहिए, R3, ठीक है, यहाँ पर R2NH2 और यहाँ पर क्या होगा, R3, एक मिनट, देखो अमोनिया NH4, फिर उसके बाद हाइड्रोजन्स कम होते जाएंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन R3NH, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो इसमें कि हाइड्रोजन्स आपको कहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं, टर्शरी अमाइन में, प्रोटोनेटेड टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन्स कम दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। इस कॉन्जुगेट एसिड में हाइड्रोजन्स कम है, जब हाइड्रोजन कम है तो वो कम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ओके, और इससे उसका स्टेबलाइजेशन क्या होगा, कम होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो अमोनियम में यानी इस कॉन्जुगेट एसिड में नाइट्रोजन्स के पास है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, और नाइट्रोजन्स पे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है, प्रोटोनेटेड किया हुआ है। अब इसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर क्या करेगा, इस नाइट्रोजन्स के साथ जो हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं इनके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग करेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, तो कितने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होंगे। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरफ क्या करेगा, वाटर के ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली देखो अगर सेकंड देखते हैं तो ये हाइड्रोजन्स भी क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा, यानी चारों हाइड्रोजन्स यहाँ पर वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। तो देखो इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं 4 हाइड्रोजन्स के साथ, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो है ये क्या है, हाइड्रोजन्स बॉन्ड है, समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ पर येलो कलर लाइन शो की हैं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इससे सराउंडेड हो जाएंगे। अब ऐसा ही पिक्चर अगर इसके लिए बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 ही हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है, या 3 ही हाइड्रोजन्स बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशंस होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ये तीनों हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, उसी को अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो OH HO HH और इस तरफ भी OH H, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन्स बॉन्ड बने। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट अमाइंस के लिए बना सकते हो, ये प्राइमरी के लिए हुआ। सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पर सिर्फ तो 2 ही हाइड्रोजन्स है, यानी 2, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स अटैच है, किससे, नाइट्रोजन से। 2 अल्किल हैं और 2 हाइड्रोजन है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन्स है, ये 2 हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, इस तरफ वाटर के साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग करेंगे, समझ में आ रहा है। ये हाइड्रोजन्स भी यहाँ पर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सिर्फ 2 ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको
ज्वाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट लास्ट में अगर टर्शियरी अमाइन की बात करते हैं या उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? 3 अल्किल ग्रुप है और एक सिर्फ हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन सब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर के साथ में, ठीक है, उसी को अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर? एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्रोटोनेटेड अमाइन, प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्या दिख रहा है यहाँ पर? टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? तो जितना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उतना स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है? ओके, मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगेट, मोर इज द कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलाइज, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि स्टेबिलाइजेशन एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर, ठीक है, देन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबिलाइज, कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबिलाइज, ठीक है? कॉन्जुगेट एसिड जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? स्टेबिलाइज होगा। तो कहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? अमोनेटेड में, प्रोटोनेटेड अमोनिया में, और सबसे कम कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? टर्शियरी अमोनिया में, टर्शियरी अमाइन में। तो इस सॉल्वेशन से ऑर्डर क्या समझ में आएगा? देखो यहाँ पर ये जो है अमोनिया, इसके कंपेरेटिवली इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 ही है और इसमें क्या है? एक ही है। तो जब इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, हम सवाल सिर्फ इसके बारे में कर रहे थे, ये तो एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट इन दोनों के बारे में जो हमने ऑर्डर देखा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, वो पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सॉल्वेशन से, इसके तरफ नहीं। समझ में आ रहा? इन चीज़ों को, या प्रोटोनेटेड अमोनिया, प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमाइन, प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमाइन, ये तीनों एक्सप्लेन होते हैं प्लस आई इफेक्ट से, ये बात ध्यान में रखना। हम सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो टर्शियरी अमाइन के केस के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये तीनों तो प्लस आई इफेक्ट से हो गए बेसिक, लेकिन बात इसकी थी, और ये एक्चुअली लेस बेसिक होने के पीछे रीजन क्या था? जो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा था वो कौन शो कर रहा है यहाँ पर? सॉल्वेशन। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन से यहाँ पर वाटर में वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो एक ही हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा? ये लेस बेसिक होगा। यानी इसका अगर ऑर्डर देखा जाए, ठीक है, तो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन सिर्फ दोनों को कंपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है? R2NH, ओके, ये जो प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमाइन होगा इससे टर्शियरी अमाइन, ओके, R3NH, टर्शियरी अमाइन जो प्रोटोनेटेड होगा ये लेस बेसिक होगा, समझ में आ रहा? देन सेकेंडरी अमाइन, प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमाइन। तो इसके लिए सॉल्वेशन इफेक्ट ये ध्यान में रखना है, और इन तीनों के लिए प्लस आई इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट हुए, एक प्लस आई इफेक्ट और एक क्या हुआ? सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर इससे कंबाइनिंग इन्फ्लुएंस क्या होगा? कंबाइन इन्फ्लुएंस या कंबाइन इफेक्ट कहेंगे हम, ठीक है? कंबाइन इफेक्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए? कंबाइन इफेक्ट ऑफ किसका किसका? प्लस आई इफेक्ट का, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो कंबाइन इफेक्ट कैसे होगा? क्या दिखेगा इस कंबाइन इफेक्ट में? कि एक्चुअली अमोनिया, ओके, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ओके, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, मतलब अमोनिया से मोर बेसिक है प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से मोर बेसिक है सेकेंडरी अमाइन, ये तीनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ये प्लस आई इफेक्ट से शो हो जाता है, समझ में आ रहा है? प्लस आई इफेक्ट से शो होता है। लेकिन जो नेक्स्ट था कि सेकेंडरी अमाइन जो है R2NH, ओके, ये मोर बेसिक था किससे? टर्शियरी अमाइन से, ओके, टर्शियरी अमाइन से। तो टर्शियरी अमाइन से मोर बेसिक होने के पीछे रीजन क्या था? ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये सॉल्वेशन इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। अब समझ में आया? इनके बारे में आप प्लस आई इफेक्ट ध्यान में रखो। इसके लिए प्लस आई इफेक्ट से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, वो होता है सॉल्वेशन इफेक्ट से, और साथ में सपोर्टिंग के लिए पी के भी वैल्यू भी है।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बताती हैं कि भाई टर्शियरी अमाइन का बेसिसिटी जो है वो कम है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है देन सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? सेकेंडरी अमाइन ही हुआ। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का कंबाइनिंग और रिजल्ट जो मिलेगा, ठीक है, जो हमें यहाँ पर रिजल्ट होगा, शो होगा, तो उस रिजल्ट में करेक्टेड ऑर्डर अगर देखा जाए, ठीक है, सो ऑन दिस कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ प्लस इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट द करेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, करेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, अमाइन का करेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो किस तरीके से मिलेगा? डेफिनेटली अमोनिया ये लेस बेसिक होगा देन प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन। समझ में आ रहा? इसीलिए हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो बनता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अमाइन की बेसिसिटी हम एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो चलो थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या शुरू किया था यहाँ पर? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, ऑर्डर पीकेबी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑर्डर क्या बता रही है? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ भी ऐसा ही था और इसी को हमने लास्ट में भी लिखा है, यही करेक्टेड ऑर्डर था। फिर हमने देखा कि भाई इन ऑर्डर से और इस पीकेबी वैल्यू से समझ में आता है कि सेकेंडरी अमाइन तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा। इस तरफ आप अमोनिया भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप NH3 भी ले सकते हो, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर हमने देखा भी ये क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, उसके लिए हमने देखा आगे कि अगर हम कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाते हैं सभी के, अमोनिया से लेकर टर्शियरी अमाइन तक, तो सभी कॉन्जुगेटेड एसिड में हमें इनका स्टेबिलाइजेशन देखना है और वही एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन की एक्सप्लेन करेगा। तो कॉन्जुगेटेड एसिड जो है ये स्टेबिलाइज हो सकता है, वो कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे? एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक सॉल्वेशन। प्लस आई इफेक्ट जहां तक सेकेंडरी अमाइन तक तो ठीक था, टर्शियरी अमाइन के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, तो फिर सॉल्वेशन से इफेक्ट यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो होता है वही एक्चुअली रियल ऑर्डर बताएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे, रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना वो स्टेबिलाइज होती जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और ये स्टेबिलाइज होना मतलब नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना, और वो कौन कम कर सकता है? अल्किल। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा अल्किल कहाँ है? टर्शियरी अमाइन में सबसे ज़्यादा अल्किल है, तो शायद यही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है उससे करेक्टेड या ऑब्जर्व ऑर्डर ये दिखाई देता है। तो भाई ये जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको ऑर्डर, ये कहीं तो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, उसी के लिए हमने नेक्स्ट इफेक्ट क्या देखा? सॉल्वेशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? अब सॉल्वेशन क्या था? सॉल्वेशन मतलब वाटर स्टेबिलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट एसिड को, किसके थ्रू कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए, तो अमाइन में अमोनिया से टर्शियरी अमाइन तक चलते हैं तो हाइड्रोजन्स कम होते जा रहे हैं, और टर्शियरी अमाइन में तो एक ही हाइड्रोजन है, तो फिर वो तो कैपेबल है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसी हिसाब से टर्शियरी अमाइन वाटर से कम स्टेबिलाइज होगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट बताता है कि ये जो कॉन्जुगेट एसिड होगा टर्शियरी अमाइन का, ये बहुत कम स्टेबिलाइज होगा बाय वाटर, दैट इज सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन से इसके बारे में करेक्ट समझा। फिर दोनों इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, एक प्लस इफेक्ट और एक क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर, अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबिलाइज हो जाएगा, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में देखते हैं यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टर्शियरी अमाइन जो है ये लेस बेसिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद हमने देखा कि कंबाइन इफेक्ट जो होगा प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट का, वो ये होगा कि इन तीनों से तो प्लस आई इफेक्ट, तीनों का प्लस आई इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ बताता है, इसके लिए एक्चुअली क्या है? सॉल्वेशन। और इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट फिर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक करेक्टेड ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन का बन गया, ये जिसमें सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। समझ में आया? तो ये हो गया भाई बेसिसिटी ऑफ अमाइन। समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से दोनों इफेक्ट को पढ़ना है और करेक्ट ऑर्डर को समझना है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।